दोस्तों जय हिंद। आज इस पीवाईक्यू की कड़ी में हमारा यूपीएससी स्पेशल का तीसरा पार्ट है दोस्तों। इसमें हम लोग तीसरे पार्ट में हम लोगों की क्लास 30-30 मिनट की है। बेसिकली दोस्तों 30-30 मिनट में 80 से 90 क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर घटना चक्र की बुक के। और इसमें फिर हमारा देखिए नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको कवर करेंगे। फिर इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? तो सरयू हम लोग जानते हैं दोस्तों, सरयू अयोध्या से बहती है। और सरयू घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है या छपरा बलिया के पास गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा नदी के नाम से सरयू जानी जाती है और ये छपरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अयोध्या शहर से होकर के प्रवाहित होती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के पठार के मापचा चुंगो हिमनत से होता है। मापचा चुंगो हिमनत, मापचा चुंगो हिमनत, मापचा चुंगो हिमनत। अगला, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो हम लोग जानते हैं गंगा है जो 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाद बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही दोस्तों। गोरखपुर राप्ती, बिल्कुल सही। मथुरा बेतवा नहीं दोस्तों, मथुरा यमुना। कानपुर गंगा, बिल्कुल सही दोस्तों, कानपुर गंगा के किनारे है। जबकि हमीरपुर जिला बेतवा नदी के किनारे है, हमीरपुर जिला। अगला, काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, डैश नदी के किनारे बसा हुआ है। तो काशी किसके किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है काशी। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र स्थान माना जाता है। जहाँ नदी उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम दिया जाता है, भागीरथी का। और गंगा नदी भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। तो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? तो अपनी जो बेतवा नदी है ना, जो झांसी से होकर के गुजरती है दोस्तों, ये इसका बहुत बड़ा योगदान है बुंदेलखंड के अर्थव्यवस्था में। और ये काफ़ी चौड़ी नदी है दोस्तों। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता का लगभग 50% का योगदान देती है। केन नदी सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? तो कौन सी नदी है जो यूपी से नहीं बहती है? तो अपनी गंगा बहती है, यमुना भी बहती है, रामगंगा भी बहती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब सिंधु नदी, ये सब उत्तर प्रदेश में नहीं बहती हैं। तो ये, और एक चीज़, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये भारत के जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा व पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी, जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम वितस्ता नदी है, झेलम का वितस्ता नदी नाम है। झेलम की लंबाई 725 किलोमीटर है। अगला, फुलहर झील की बात कर रहा है दोस्तों, जिससे गोमती निकलती है, गोमती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की जो पीलीभीत है ना दोस्तों, पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप से स्थित एक झील है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील ही है। और हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी है? दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, कोटलाशल व बड़खल झील। और छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी है? तो सतरंगा झील, बूढ़ापारा झील, दलपत सागर झील। और गुजरात की प्रमुख झीलें कनकरिया झील, थोल झील, सूर सागर झील आदि है। सुरहा ताल की बात कर रहा है दोस्तों, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा जाता है दोस्तों, सुरहा ताल को। और यह एक झील है, तो यह एक जो है चाप है दोस्तों, गोखुर झील है, गोखुर झील दोस्तों, यह एक गोखुर झील भी है और ये बलिया जिले में स्थित है। इससे यह में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सुरहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। अगला, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम पर के पास स्थित है? तो सारनाथ जो है ना, वो दोस्तों गंगा और वरुणा 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये गंगा और वरुणा नदी दोस्तों। ये सुरहा ताल जो है जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के नाम से इसका नाम पड़ा है, जेपी नारायण के नाम से। जेपी नारायण, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, जेपी नारायण के नाम से पड़ा है नाम सुरहा ताल, जो कि बलिया में स्थित है। वाराणसी, अब देखिए अगला क्वेश्चन, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम के पास स्थित है? तो गंगा और वरुणा। वाराणसी में ही नगर से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित सारनाथ गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बिल्कुल सही दोस्तों। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, बिल्कुल गलत दोस्तों। बेतवा नदी जो है प्रयागराज के पास नहीं मिलती, हमीरपुर है यूपी का एक जिला, उसके पास में यमुना नदी से मिलती है बेतवा नदी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास से यमुना नदी में मिलती है। अगला, शेखा झील अलीगढ़ की बात कर रहे हैं दोस्तों, के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ पर? अलीगढ़ में दोस्तों, अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सूर सरोवर जो है ना दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है सूर सरोवर, और ये इसमें लिखा हुआ है लखीमपुर खीरी में, ना कि लखीमपुर खीरी में, आगरा जिले में स्थित है। और यह एक मानव निर्मित जलाशय है, बिल्कुल सही दोस्तों। केवल दो ही सही है, इसमें लखीमपुर खीरी जिले में नहीं है सूर सरोवर, आगरा जिले में है। तो इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 91 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामलों में तमिलनाडु 20 के साथ प्रथम एवं उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। तो कीठम झील के नाम से किसे जाना जाता है? सूर सरोवर को, जो कि आगरा में है। अगला, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी, 28 जिलों से होकर के गुजरती है दोस्तों। और गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जिसमें प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, कन्नौज हो गया, मिर्जापुर हुआ, गाजीपुर हुआ, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, 2008 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो अपना जो सूर सरोवर, ये तो हम जानते हैं आगरा में है, समस्तपुर या रायबरेली में है, सरसई और सुरिनसर जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों। सुरिनसर कहाँ है? तो सुरिनसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह भारत के J&K जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। और सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, जबकि सूर सरोवर आगरा में, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में और सरसई नावर झील इटावा में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो सोन नदी होती है दोस्तों, सोन नदी तो सोनभद्र और मिर्जापुर से होती है। हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी, तो इसमें तो ऑप्शन ये देखो 2-3 सही हो रहे हैं। देखिए इसमें फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं। गंडक नदी जो है ना, उसका उद्गम नेपाल से होता है, जहाँ इसे शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। और सोन नदी की बात कर रहा है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। और हिंडन नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर, हिंडन नदी कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर अपने ये यूपी के सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। और शारदा नदी की बात करें दोस्तों, तो इसको ही काली नदी या महाकाली नदी भी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी को माना है, गंडक नदी। जबकि गंडक नदी दोस्तों, इसका उद्गम नेपाल के हिमालय से होता है, जो कि हमारा महाराजगंज और कुशीनगर जिले से बहती है। अगला 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सौज झील मैनपुरी, बिल्कुल सही दोस्तों। शेखा झील अलीगढ़, बिल्कुल सही दोस्तों। बखीरा झील संत कबीरनगर, बिल्कुल सही दोस्तों। सरसई झील आगरा नहीं, सरसई झील इटावा है दोस्तों। अभी हम लोगों ने इसके पहले फैक्ट पढ़ा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा वाराणसी और गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, बिल्कुल गलत दोस्तों। और सरयू अयोध्या, ये वाला सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, जब गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है दोस्तों, ठीक है। अगला, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अपना जो चंदौली है ना, चंदौली वो चंदौली में स्थित है देवदरी और राजदरी जलप्रपात। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पर पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था, तो देवदरी और राजदरी कहाँ पर है? चंदौली में। कहाँ दोस्तों? चंदौली। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा किसके पास है? तो अपनी सोन नदी है ना, जो इस विकल्प के अनुसार सोन नदी विकल्प में दी गई सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी का जो दोस्तों
जल ग्रहण जो दोस्तों ना वो सबसे अधिक है सोन नदी का। सोन नदी का जल ग्रहण सबसे अधिक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा के किनारे, बिल्कुल दोस्तों। गोरखपुर राप्ती, बिल्कुल सही दोस्तों। जौनपुर सही, बिल्कुल सही दोस्तों। जौनपुर गलत, बिल्कुल गलत दोस्तों। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे में है। और कौशाम्बी जो दोस्तों ये यमुना के किनारे पर है, बिल्कुल सही दोस्तों। कौशाम्बी यमुना के किनारे पर है। जौनपुर किसके किनारे पर है? गोमती के किनारे। तो और गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है, यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। इसको भी याद रखिएगा, यमुना की बात, यमुना 19 जिलों से होकर के बहती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है? तो हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है ना, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिम से पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला, उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है और यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है। यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियां द्वारा काप, मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से सही उत्तर विकल्प बी है। तो बी आप अपना सही है दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करेगा दोस्तों। और चित्रकूट को पूछ रहा है किस नदी के किनारे पर है? तो चित्रकूट हमारा मंदाकिनी के किनारे पर है। जौनपुर हमारा गोमती किनारे पर है। और मथुरा हमारा जो यमुना नदी के किनारे पर है। अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे पर है। तो ऐसे हम लोग ये लगा लेंगे दोस्तों। अगला, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो जो दोस्तों ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। ऊपरी गंगा नहर, यहाँ पे नदी लिखा हुआ है। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इनको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों एक बार। सरसई नवर झील इटावा में स्थित है, बिल्कुल दोस्तों सरसई नवर झील इटावा में है और ये रामसर स्थल है। और समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। ऐसे याद करिएगा ट्रिक से दोस्तों। जैसे समान, तो सारे मैन जो है ना आदमी सारे समान है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा ट्रिक से। और सांडी, सांड हर कोई को मारता है, तो हर दो ही हो जाएगा। समसपुर रायबरेली में जानते ही हम लोग। पार्वती आर्गा पश्चिम बिहार गोंडा, तो पार्वती जी का गोड़ जो है बहुत लोग छूते हैं। गोड़ मतलब पैर होता है हमारे यहाँ कहते हैं, तो पैर बहुत लोग छूते हैं। तो पार्वती अर्घा पश्चिम बिहार गोंडा में, बिल्कुल दोस्तों। नवाब उन्नाव, यहाँ से नाव पकड़ो, यहाँ से नाव पकड़ो, दोनों देखो मिल रहा है नहीं? नवाब उन्नाव। और सूर सरोवर कीथम झील कहाँ पर है? आगरा में, बिल्कुल दोस्तों। हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। संतों की बाल जो बोली थी ना, वो संत जैसे कबीर दास हैं, तो कबीर दास की जो बोली थी ना, वो लोगों की बखियां उधेड़ देती थी, एकदम खड़ी खड़ी बोली थी संत कबीर दास की। तो बखीरा जो है, बखीरा से बखियां से क्या हो जाएगा? बखीरा हो जाएगा। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। कृषि एवं जलवायु, हमारा कितना क्वेश्चन हो गया? 23 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कृषि एवं पशुपालन पे आ गए हम लोग दोस्तों, 6ठे नंबर टॉपिक पर। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो गन्ने का हम लोग जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। मुजफ्फरपुर, मेरठ, सहारनपुर और शामली सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले हैं। गन्ने के अतिरिक्त मसाले, तंबाकू, कपास, तिलहन इत्यादि की भी नकदी फसलें हैं। मसाला हो गया, तंबाकू, कपास हो गया और तिलहन हो गया, ये सब भी क्या है? नकदी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो हम लोग पढ़े हैं पहले से ही दोस्तों, 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत हैं। जैसे पहला है भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र, भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र। और दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तीसरा है हमारा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। चौथा हमारा दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र शुष्क क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र शुष्क क्षेत्र। पांचवा है हमारा मध्य मैदानी क्षेत्र। छठा बुंदेलखंड क्षेत्र। सातवां उत्तरी मैदानी क्षेत्र। आठवां पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नौवां विंध्य क्षेत्र। तो कुल 9 जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। और पूरे भारत की पूछा जाए तो 15 जलवायु क्षेत्र हैं, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं पूरे भारत के। अगला, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा चंदौली की बात कर रहा है दोस्तों। और 1997 में वाराणसी जनपद से अलग किया गया था चंदौली को। 1997 में वाराणसी जनपद से अलग कर दिया गया था चंदौली को। अगला, मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है, बिल्कुल सही दोस्तों, ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है मिशन शक्ति। और इसमें सुरक्षा
संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। बिल्कुल गलत दोस्तों, और यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। नहीं दोस्तों, ये 2017 में प्रारंभ किया गया था, 2017 में प्रारंभ किया गया था, और यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। बिल्कुल दोस्तों, और इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। बिल्कुल सही दोस्तों। तो हमारे 3 फैक्ट इसमें सही हुए और 2 फैक्ट हमारा इसमें गलत हो गए। तो केवल और केवल 3 ही फैक्ट सही हुए हैं दोस्तों। कि मिशन शक्ति जो है ना, ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। इस प्रकार दिए गए 5 कथनों में से केवल 3 कथन सही हैं। अगला, रेप सीड और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, तो 2023-24 के अनुसार रेप सीड में इसका स्थान दूसरा है। और अगर वर्तमान की बात करें, अभी नवीनतम आंकड़ों की बात करें दोस्तों 2025 और 26 की, तो हमारा जो एमपी पहले नंबर पर था ना, उसको पिछाड़ करके राजस्थान पहले नंबर पर हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश अभी भी दूसरे नंबर पर ही है। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है जो मंडी उपयार्ड के मालिक लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र कर सकते हैं? तो कितना परसेंट है? तो हमारे दोस्तों 25% है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो ये ई ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश कृषि मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A के अनुसार मंडी का मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में मंडी शुल्क का अधिकतम 25% एकत्र कर सकता है। यह शुल्क मंडियों के रखरखाव और विकास के लिए खर्च किया जा सकता है। मंडियों के रखरखाव और विकास के लिए। अगला, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार, इसको याद रखिएगा दोस्तों, 1964 हो गया और दूसरा संशोधन अधिनियम 2020 हो गया, द्वितीय संशोधन, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है पेपर में। 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है? तो कर राजस्व बढ़ाने के लिए, बिल्कुल गलत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल गलत। यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए, बिल्कुल सही दोस्तों, जनहित के लिए इसको मंडी को समाप्त कर सकती है। ठीक है, राज्य सरकार जनहित में यदि आवश्यक या समीचीन समझकर मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। इस धारा के तहत राज्य सरकार मंडी क्षेत्र के संबंध में सभी या किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के लिए अधिसूचना विद्यमान मंडी स्थल को विशिष्ट मंडी स्थल घोषित कर सकती है। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रावधान, बिल्कुल गलत दोस्तों। एपीएमसी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना, बिल्कुल सही दोस्तों। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एपीएमसी कृषि उपज बाजार समिति से बाहर व्यापार करने के लिए विशेष लाइसेंस अनिवार्य है। यह अध्यादेश मंडियों के बाहर भी कृषि व्यापार की अनुमति देता है, लेकिन इसे लाइसेंस के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। तो एपीएमसी का मतलब क्या है दोस्तों? कृषि उपज बाजार समिति, कृषि उपज बाजार समिति। ठीक है, अगला, कृषि जलवायु क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? तो अपना जो पश्चिमी मैदान है ना दोस्तों, वहां पर कृषि की उत्पादकता अधिक है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है। इस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण फसलें अच्छी होती हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है, बिल्कुल सही दोस्तों। 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा। तो केवल एक सही दोस्तों। उत्तर प्रदेश साल 2022-23 में देश का शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के दुग्ध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई, अतः पहला कथन सही है। जबकि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 15.72% रही, अतः दूसरा कथन गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? तो अपना यूपी ही तो है दोस्तों। उत्तर भारत में पंजाब राज्य बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब की जलवायु और मृदा बासमती चावल उगाने के लिए आदर्श है। पंजाब के अलावा बासमती चावल भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है। क्योंकि विकल्पों में पंजाब एवं हरियाणा नहीं है, अभिष्ट उत्तर प्रदेश ही होगा। अगला, धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? तो IR24 है ना दोस्तों, तो धान की किस्म उत्तर प्रदेश के लिए अधिक उपयुक्त है। IR24 धान की किस्म उच्च उपज देने वाली है। यह किस्म स्थिर बाढ़ और जलमग्नता को सहन कर सकती है। IR24 एक बौनी
ऊंचाई 90 सेंटीमीटर किस्म है। इसकी पत्तियां गहरी हरी और सीधी खड़ी होती हैं। इस कारण धान की यह किस्म गिरती नहीं। यह लगभग 123 दिन में तैयार होती है। अगला, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अपना जो गेहूं है ना, गेहूं हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, आंवला हो गया, मेथा हो गया, आलू हो गया और गन्ना हो गया। इसके उत्पादन में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। आम, अमरूद, आंवला, मेथा, आलू और गन्ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती? तो अपनी जो रबड़ है ना, ये केरल में उगाई जाती है, जबकि अन्य फसलें जो है ये उगाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि रबड़ जो है नहीं उगाई जाती है। और कुल उत्पादन का 90% जो है ना, वो केरल राज्य मतलब उगाता है रबड़ का कुल 90%। अगला, निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? तो अपना जो कसावा है ना, वो बुंदेलखंड में नहीं उगाई जाती। बाकी चना, बाजरा, सोयाबीन, राई के साथ सोयाबीन, ये सब जो है दोस्तों बुंदेलखंड में उगाई जाती हैं। ठीक है, इसकी कृषि जो है वो कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है। कसावा बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं उगाई जाती, मतलब कम उगाई जाने वाली फसल है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो अपना गेहूं का उत्तर प्रदेश ही है और चावल का पश्चिम बंगाल है दोस्तों, हम लोग जानते हैं। अच्छा, गेहूं रबी की फसल है। इसकी जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। फिलिस्तीन को गेहूं उत्पादन के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा जलोढ़ अथवा काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब है, परंतु सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य में पाई जाती है। तो अगला, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अपना उत्तर प्रदेश हम लोग जानते ही हैं। अच्छा, गन्ने की एक प्रमुख बीमारी रेड रॉट, लाल सड़न होती है, जिसके कारण गन्ने का रंग लाल हो जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू आधिक्य सर्वाधिक है? तो अपना जो गेहूं है, गेहूं बाजारू आधिक्य में सर्वाधिक है दोस्तों। और अगला, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक डेडेस उत्सव का आयोजन हुआ। तो काला नमक चावल होता है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, बुद्धा चावल भी के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट अभी लेखपाल के पेपर में पूछा हुआ था दोस्तों, बुद्धा चावल के नाम से जाना जाता है काला नमक चावल को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो चावल, मक्का, गेहूं, बिल्कुल गलत दोस्तों। मक्का हो गया, आलू हो गया, गेहूं, बिल्कुल सही दोस्तों। ये हमारा मक्का, आलू और गेहूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत में किया जाता है। अन्य फसलों में मटर, चना, आलू, सरसों, तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। अच्छा, अगला है चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वह किसके अच्छे स्रोत हैं? तो ओमेगा 3 वसा और अम्ल और रेशा के लिए चिया के बीज सबसे अधिक उपयुक्त है। ओमेगा 3 वसा, अम्ल और रेशा के लिए। अगला, चिया के बीज मुख्य रूप से मेक्सिको में पाए जाते हैं। ये बीज ओमेगा 3 वसा, अम्ल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए इसके बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। अगला, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? बार बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहा है ये। अगला, निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? तो दशहरी होता है ना दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाया जाता है दोस्तों, दशहरी, और इसे आमों का राजा भी कहा जाता है। और मलिहाबाद में, लखनऊ के मलिहाबाद में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है दशहरी आम का। अगला, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ जो है ना, धान की फसल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की जो है फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें मई से जुलाई तक बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत चावल, धान, ज्वार, बाजरा, सावा, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास आदि की फसलें आती हैं, जबकि गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों, आलू, तंबाकू आदि फसलें रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं, जिसे नवंबर दिसंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जबकि जायद की फसलें में खीरा, काकर, खरबूज, तरबूज, ये सब होते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल हम लोग जानते हैं गन्ना है दोस्तों। और गन्ना जो दोस्तों, गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, पहला है तराई क्षेत्र और दूसरा है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला, निम्नलिखित फसलों के समूहों में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो अपना जो जौ है, गन्ना है, सरसों है, गेहूं है, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि मूंगफली वगैरह का कम है दोस्तों, मूंगफली का। और दिए गए फसलों के समूह में उत्तर प्रदेश राज्य जौ, गन्ना, सरसों और गेहूं का बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। गेहूं राज्य की मुख्य खाद्य फसल, जबकि गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। अगला, उत्तर प्रदेश में जायद की फसलें कब से कब बोई जाती है दोस्तों? तो मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती हैं। तो मार्च से अप्रैल, मई, जून 3 महीने में काट ली जाती हैं दोस्तों। और इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, उड़द हो गया, ककड़ी हो गया, सूरजमुखी आदि जायद की फसलें हैं दोस्तों। जो जायद की मुख्य फसलें हैं खरीफ फसलें, और जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में कटाई जाती हैं। ये कौन सी फसलें दोस्तों? जायद की मुख्य फसलें, खरीफ फसलें, खरीफ जो धान की फसलें हैं दोस्तों। खरीफ जो धान की फसलें, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, चावल, गन्ना, जूट, कपास, तिल, ये सब क्या है दोस्तों? खरीफ की फसलें।
अगला, प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? अमरूद जो है ना दोस्तों, इसके लिए प्रसिद्ध है। सुर्ख जो है, एकदम सुर्ख अमरूद जो होता है ना, ये पूरी दुनिया में फेमस है, प्रयागराज का पूरी दुनिया में फेमस है। अच्छा अगला, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डेडेस का उत्पादक है, तो शुद्ध देसी घी का उत्पादक है दोस्तों। और हींग हाथरस का है, हींग जो है अपना हाथरस का है, ठीक है। और गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? अयोध्या और मुजफ्फरनगर है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अच्छा इसमें एक फैक्ट और देखना है दोस्तों, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। ये जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, कानपुर मंडल के अंतर्गत। अगला, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डेडेस के रूप में जाना जाता है, जो अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो अपना जो सरपत है ना दोस्तों, सरपत ये सबसे ज्यादा होता है दोस्तों अमेठी, सुल्तानपुर आदि जिलों में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? गेहूं उगाया जाता है दोस्तों, चावल, तिलहन, कपास नहीं उगाई जाती है दोस्तों। कपास उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ है। कपास यूपी में नहीं उगाया जाता है, यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है, इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू अपना सहारनपुर और मेरठ में जो ना दोस्तों नींबू उगाया जाता है दोस्तों, नींबू उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन है। क्या नाम है? साइट्रस लिमोन है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो लगभग 25 से 40% गन्ना जो है उत्तर प्रदेश पैदा करता है दोस्तों। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 44.5% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश 44.5%, फिर महाराष्ट्र हो गया 25.45%, फिर कर्नाटक हुआ 10.54%, तो उत्तर प्रदेश 44.5%। अगला, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा उत्पादक है आमों का। अगला, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो अपना जो FDI है ना दोस्तों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं इसको दोस्तों, ये अनाज भंडारण में शामिल नहीं, जबकि FCI, SWC और CWC ये सब दोस्तों शामिल हैं। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है। जबकि भारतीय खाद्य निगम, इसको बोलते हैं FCI को, केंद्रीय भंडारण निगम CWC को, तथा राज्य भंडारण निगम SWC को अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी है। अगला, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है? तो यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ये कब का क्वेश्चन है? 2018 का दोस्तों। तो यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बिल्कुल दोस्तों हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, बिल्कुल गलत दोस्तों। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा दोस्तों, मतलब यही सही हो जाएगा, इसमें सही नहीं पूछा है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 कृषि राज्य विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं और प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है? तो कुशीनगर में है ना दोस्तों, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कुशीनगर में है। और इस शोध की स्थापना कब की गई थी? स्थापना 1976 में की गई थी, 1976 में। तो अगला, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो आलमबाग में, लखनऊ के आलमबाग में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी, बीज प्रमाणीकरण की स्थापना 2002 में। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, तो आलू निर्यात जोन कहाँ पर है? आगरा में स्थित है दोस्तों, आगरा में स्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल किस्म का नाम बताइए? तो जो अपना काला नमक चावल है ना दोस्तों, यही दोस्तों सिद्धार्थनगर का, यही मुख्य रूप से उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता और सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। अगला, इसमें सूची में 2 में देखना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो संभल जो है दोस्तों, पुदीना, ये क्या है? मैनपुरी, लहसुन, ललितपुर, टमाटर, प्रयागराज, अमरूद, प्रयागराज तो सही है दोस्तों। बाकी ये क्या नहीं सही सम्मिलित नहीं, तो तीनों ये सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की बात पूछ रहा है। तो संभल जो है ना दोस्तों, ये सींग से उत्पाद या हार्न की अस्थि सींग से उत्पाद एक हस्तशिल्प है दोस्तों। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई विकल्प सही नहीं है दोस्तों, सारे विकल्प गलत हैं। तो मैनपुरी में क्या होता है? जरी जरदोजी का काम होता है, जरी जरदोजी का काम मैनपुरी में, जरी जरदोजी का। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी का काम होता है, ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी ललितपुर में, और मैनपुरी में जरी जरदोजी, और संभल में हस्तशिल्प या हार्न अस्थि। प्रयागराज मूंज उत्पाद के लिए फेमस है दोस्तों, मूंज उत्पाद के लिए। अगला,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। काला नमक चावल कहाँ पर है? सिद्धार्थनगर में। देसी घी कुशीनगर में दोस्तों। और नहीं दोस्तों, देसी घी औरैया में है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था। और आंवला प्रतापगढ़ का है। केला फाइबर कुशीनगर का है। केला फाइबर कुशीनगर का है। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अपना जो लखनऊ है ना, यहाँ पर कृषि अनुसंधान परिषद है लखनऊ में। अगला, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन हुआ था, वर्ष 2017 में, जिसका उद्देश्य 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब सही है पूछ रहा है। तो भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है। और दूसरा है हमारा, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। अगला, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं दोस्तों, ये दोनों सही है दोस्तों, जबकि ये हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल है दोस्तों चावल के लिए। तो 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई। तो 2014 में हुई थी दोस्तों। झांसी केंद्रीय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई थी दोस्तों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत। अगला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है लहसुन जो है ना दोस्तों, और प्याज तो हमारा गाजीपुर का है दोस्तों। मिर्च कहाँ पे है दोस्तों? देवरिया का है दोस्तों। हल्दी कहाँ की है? ललितपुर की। लहसुन जो है दोस्तों वो हर आदमी को पसंद है मैनपुरी में। ऐसे इसको ट्रिक्स याद कर लेंगे दोस्तों। लहसुन हर मैन को पसंद है, हर आदमी को पसंद है। और प्याज जो हमारा गाजीपुर की दोस्तों, प्याज गाजीपुर की। मिर्च तो देवरिया की दोस्तों। तो और हल्दी ललितपुर की है दोस्तों। अगला, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो अपना यूपी ना दोस्तों, यूपी ये ट्यूबवेल की सिंचाई में सर्वोच्च है दोस्तों। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। अगला, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है तो 5 ग्राम। कितना है दोस्तों? 5 ग्राम। अगला, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई तो बीघा होती है दोस्तों, जिसे 20 बिस्सों में 1 बीघा होता है, 20 बिस्सों में। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से सही सम्मिलित नहीं है। तो IIVR ये वेजिटेबल का है। तो वेजिटेबल हमारा दोस्तों कहाँ पर है? ये हमारा है वाराणसी में दोस्तों। ये कानपुर, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं है। जबकि IIPR, पी मतलब पल्सेस का है, दालों का कानपुर में है, सही दोस्तों। वेटरनिटी मतलब पक्षियों का इज्जतनगर में है दोस्तों। IGFIR तो हमारा दोस्तों ये झांसी में स्थित है। IGF मतलब इंडियन ग्रासलैंड एंड फादर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में दोस्तों। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च हमारा है दोस्तों कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये वेजिटेबल रिसर्च ये हमारा वाराणसी में है, ना कि कानपुर में। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो UPCAR तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में बिल्कुल सही दोस्तों है। और IARI इंडियन एग्रीकल्चर की बात कर रहा है दोस्तों, ये नई दिल्ली में दोस्तों। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा नई दिल्ली में है। IVRI ये वेटेनरी ये हमारा पक्षियों का दोस्तों, जबकि ये कानपुर में नहीं दोस्तों, ये वाराणसी में है, ये गलत है दोस्तों। मतलब यही विकल्प सही हो जाएगा। NDRI नेशनल डेयरी ये करनाल हरियाणा में दोस्तों, डेयरी। अगला, पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो इज्जतनगर बरेली में स्थापित होने जा रहा है पहला केचुआ बीज बैंक। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो अपना जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है ना दोस्तों, वहां पर अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के लिए विकास के लिए अभिशाप है दोस्तों। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत माह में फसल काटी जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यहाँ अन्ना प्रथा बुंदेलखंडीय क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। अगला, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो अपना जो कृषि है ना, उत्तर प्रदेश की तो मेन कृषि ही है ना, तो उसको 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में नियोजित है। इसमें से 29% कृषक और 30.3% कृषि श्रमिक है। 30.3% कृषि श्रमिक है। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो अपना जो कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जो है प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। अगला हमारा दोस्तों, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। तो तिलहनी फसल कौन सी है? राई और सरसों है। उत्तर प्रदेश की तिलहनी फसल राई और सरसों है। और इसे पीत क्रांति के बाद मतलब पीत
क्रांति की संकल्पना दी गई है दोस्तों तिलहनी फसल को उपज को बढ़ाने के लिए पीत क्रांति। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम, लखनऊ का जो मलिहाबाद है ना दोस्तों, वो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, लखनऊ का मलिहाबाद। अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो शोध कार्य, राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं दोस्तों, तो शोध कार्य है, प्रदर्शन कार्य है, बीज गुणन कार्य है, उपयुक्त सभी है दोस्तों राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य। तो उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है, तो अपना जो धान और गेहूं है ना, इसका इस फसल का क्षेत्रफल अधिक है दोस्तों, धान और गेहूं का। अगला, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक होता है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल ये भी दोस्तों। चीनी मिलों की संख्या भी अधिक है दोस्त। चीनी मिलों के लिए इसको शक्कर का कटोरा नहीं कहा जा सकता है, चीनी मिल तो और कहीं भी ज्यादा हो सकते हैं, जबकि गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, बिल्कुल दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल दोस्तों। तो 1, 2 और 4 सही हमारे दोस्तों विकल्प, जबकि तीसरा विकल्प जो है ये हमारा सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों की संख्या अधिक है, इसलिए इसको शक्कर का कटोरा कहा जाए। अगला, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो अपना उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, बिल्कुल दोस्तों। और भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिल्कुल दोस्तों। ये हमारा सही हो सकता है दोस्तों। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं दिख रहा है, इसका हम लोग वो पढ़ते हैं। भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और साथ ही उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना है दोस्तों। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या तेलंगाना में, गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इस प्रकार विकल्प 2 और 4 सही है। विकल्प 2 और विकल्प 4, इसमें कहीं है नहीं 2 और 4, तो ये 2 और 4 सही विकल्प दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भारत में मतलब भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है और भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। आंवले की बात पूछ रहा है दोस्तों, आंवला हमारा जो दोस्तों प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा होता है। अगला, उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, तो खरीफ की फसल बुआई कब होती है दोस्तों, जून जुलाई के दौरान होती है। और इसकी मुख्य फसलें कौन सी हैं, धान है, ज्वार है, बाजरा है। अगला, उस जनपद को चिन्हित करें जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है, तो अपना जो झांसी में है ना, वो पॉली क्लिनिक नहीं है, बल्कि लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में है, जबकि झांसी में पॉली क्लिनिक नहीं है। अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश किस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो अपना जो खाद्यान्न है ना, खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 2020-21 चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यह गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो गन्ना, ये हम लोग जानते ही हैं, 44.5% गन्ना उत्पादित किया जाता है। और अगला है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं लग रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाएगी निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, तो जो अपनी मूंग की दाल है ना दोस्तों, मूंग की दाल वो 60 दिनों में होती है, जबकि मसूर हो गया, चना हो गया, इसकी 90 दिनों में होती है। अगला, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है, तो हम लोग पढ़े ही थे दोस्तों, 59.3% है। इसमें 29% कृषक हैं और 30.3% कृषक मजदूर हैं दोस्तों। अगला है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है, ये विकल्प सारे गलत हैं दोस्तों। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। अगला, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, लगभग ये भी विकल्प सारे गलत हैं दोस्तों। फसल गहनता लगभग 157.53% के निकटतम है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 157.53%। अगला, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, बिल्कुल दोस्तों सही है दोस्तों, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। अगला, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो बुंदेलखंडी क्षेत्रों में सबसे अधिक दोस्तों, जैसे हो गया जालौन, हो गया झांसी, हो गया ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, महोबा, इस जिलों में सोयाबीन की प्रमुखता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो जो अपना
चना है ना दोस्तों, चने की दाल, ये उत्तर प्रदेश में उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है चने की दाल दोस्तों। अगला, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है दोस्तों? तो गेहूं, आलू, मूंगफली नहीं दोस्तों, गेहूं, आलू, गन्ना, बिल्कुल दोस्तों, गेहूं, आलू, गन्ना का उत्पादक है। अगला, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ने का है, और धान का नहीं है दोस्तों, आलू का है। तो हमारा जो 1 और 3 हो जाएगा, मक्का का भी नहीं है दोस्तों, तो 1 और 3 विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो नहीं की बात पूछ रहा है दोस्तों, चावल जो है पश्चिम बंगाल का है दोस्तों, बाकी गेहूं, जौ, गन्ना इसमें पहला स्थान पर है। अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है डेड्स उत्पादन में, तो धान के उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल। अगला है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं, तो अपना जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है ना, ये ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं दोस्तों, ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, MS स्वामीनाथन को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो अपना जो धान है, मक्का है, गेहूं है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल जाना जाता है, धान, मक्का और गेहूं को। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो अपना जो गेहूं है इसका सबसे अधिक उत्पादक है। अगला है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो फूलों का तो नहीं है दोस्तों, बल्कि गेहूं का, गन्ने का, आलू का, इन सब का है। फूलों का दोस्तों नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। गेहूं, आलू और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। अगला है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो चावल और गेहूं नहीं दोस्तों, गेहूं और गन्ना, बिल्कुल दोस्तों, गेहूं और गन्ना में है। अगला है, भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है? तो 90% का है। मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान 90% का है। कितने परसेंट का है? 90% का। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का स्थान 90% का है। मेथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए, औषधि बनाने के लिए किया जाता है। वर्ष 2018-19 की बात पूछ रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। आलू उत्पादन में शीर्षक, बिल्कुल दोस्तों। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, बिल्कुल दोस्तों। देश का सर्वाधिक धान उत्पादन, बिल्कुल गलत दोस्तों। तो 1, 2 और 3 ये तीनों सही है दोस्तों। अगला, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति डेड्स की है, तो हम लोग जानते हैं धान की ही है दोस्तों, धान की ही है। कहाँ पर? सिद्धार्थनगर में उगाई जाती है। आंग की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के उद्धृत मानी जाती है? तो लंगड़ा जो है ना दोस्तों, वो हमारा दोस्तों किस जिले से उद्धृत मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से उद्धृत मानी जाती है। लंगड़ा प्रजाति कहाँ से? वाराणसी जिले से। लंगड़ा प्रजाति वाराणसी जिले से, लंगड़ा प्रजाति वाराणसी जिले से। दशहरी आम हो गया लखनऊ और मलिहाबाद हो गया। चौसा आम जो है हरदोई और सहारनपुर। अल्फांसो आम रत्नागिरी, अल्फांसो आम रत्नागिरी। केसर आम जूनागढ़, केसर आम जूनागढ़। और हिम सागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद में। बादामी आम कर्नाटक में। सफेदा आम आंध्र प्रदेश। बॉम्बे ग्रीन पंजाब। तोतापुरी बेंगलुरु। नीलम आम आंध्र प्रदेश। रसपुरी आम कर्नाटक। और माल गोवा और मुल गोबा आम सेलम तमिलनाडु में है। लक्ष्मण भोग मालदा में है। इमाम पसंद तेलंगाना। फजली आम बिहार में। मरकुंड आम गोवा में। पहाड़ी पैरा आम गुजरात में। गुलाब खास आम बिहार में। वनराज आम गुजरात में। किली चुंदन आम केरल में। रुमानी आम चेन्नई में। तो उत्तर प्रदेश का हम लोग बेसिकली याद करेंगे दोस्तों। दशहरी हो गया लखनऊ का मलिहाबाद। चौसा हो गया हरदोई, या हर कोई को पसंद है चौसा आम, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, तो रबी, खरीफ और जायद तीनों प्रकार की फसलें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो रबी जो है वो कौन सी है दोस्तों? गेहूं, चना, मटर, जौ है दोस्तों रबी फसलें दोस्तों, जो कि फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर के माह में की जाती है। इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया आदि हैं। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो अपना दोस्तों आलू है ना दोस्तों, इसको गरीब का मित्र कहा जाता है। आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। और आलू सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है, जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कौन से रोग से? झुलसा रोग से। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है दोस्तों। अगला है, उत्तर प्रदेश में डड्डस में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो अपना जो दोस्तों लखनऊ है ना, वहाँ पे कृषि कुंभ का आयोजन 2018 में किया गया था। और आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला स्थान है, हम लोग जानते हैं दोस्तों। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई की कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अपना दोस्तों जो ए ऑप्शन है, अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल माह का पहला पखवाड़ा में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है अप्रैल का पहला पखवाड़ा।
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रोहेलखंड क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में कपास की खेती की जाती है। अगला, उत्तर प्रदेश डडेस का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अपना आम का जो है ना सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आम और अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगी फेरा इंडिका है। अगला, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में पहला ही स्थान है दोस्तों। और गन्ना के साथ साथ आलू हो गया, दुग्ध हो गया, कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर तेलंगाना का है। अगला दोस्तों, वर्तमान में प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान बिल्कुल नहीं दोस्तों, वर्तमान में तो अभी दोस्तों पश्चिम बंगाल है चावल उत्पादन में। अगला दोस्तों, हमारा उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख डेयरी उत्पादकों में से एक है। तो कौन से उत्पादक में? गन्ना में सबसे एक है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो अपना जो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, ये दोस्तों अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का है। यहाँ गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अपना उत्तर प्रदेश ये खाद्यान्न का उत्पादक है दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोगों का दोस्तों धन्यवाद।